बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबरों के साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरअसल रविवार को दो राज्यों में चुनाव होने हैं। 20 तारीख को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को वोटिंग की जाएगी, तो वहीं पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान किया जाएगा। और इन सभी चुनावी सीटों पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, यानी सभी दलों के पास जनता को मनाने का आज आखिरी मौका है। तो पंजाब की बात हम आगे करेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यूपी की चुनावी लड़ाई किस तरीके से इस दौर में सबसे दिलचस्प है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मुकाबला है करहल सीट पर, जहां पर स्वयं अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है, वहीं बीएसपी से कुलदीप नारायण मैदान में है। तो करहल पर सबका फोकस बना हुआ है। वहीं कन्नौज की बात कर लें, असीम अरुण बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल कुमार दोहारे हैं, कांग्रेस से विनीता देवी हैं। कन्नौज दरअसल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहां से कई बार वो सीट हासिल कर चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जसवंत सिंह नगर से लड़ रहे हैं और कल वो अखिलेश यादव के साथ रैली में नजर आए थे। विवेक शाक्या बीजेपी से यहां से उम्मीदवार हैं, वहीं बीएसपी से बृजेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार घोषित किए गए हैं जसवंत नगर से। तो घमासान प्रचंड देखने को मिलेगा। चुनावी जंग में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गृह मैदान में लड़ाई जारी रखी है। अखिलेश यादव के लिए ये सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। यूपी में संग्राम भीषण तो है ही, उनकी अपनी सीट करहल में भी लड़ाई जबरदस्त है। और इस चुनावी जंग को जीतने के लिए कल उन्होंने ब्रह्मास्त्र भी निकाल दिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव खुद अखिलेश की राह आसान करने के लिए रोड शो करने उतरे। लेकिन उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सभा में मुलायम अखिलेश का नाम लेना भूल गए। उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ को भारी वहीं खड़े मुलायम के भतीजे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने जब ध्यान दिलाया, तब उन्होंने अखिलेश को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस चुनाव में मुलायम सिंह पहली बार प्रचार में उतरे थे। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। करहल में अखिलेश को कांटे की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है, अपने अस्वस्थ पिता मुलायम के चुनाव प्रचार में उतारने का मतलब है कि अखिलेश को हार नजर आ रहा है। आपसे कह रहा हूँ, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं हैं, न बहनें हैं। 23 मार्च को नॉमिनेशन करते हुए, तब तक मेरा नाम नहीं था, बीजेपी ने तय नहीं किया था, 23 घंटे बाकी थे। उन्हें बहुत गर्व के साथ कहा था 4 पॉइंट कि मैं अब चुनाव के बाद आऊंगा 10 मार्च को। दूसरा कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे। तीसरा कहा था 1.5 लाख से जीतूंगा। चौथा कहा था ये मेरा गढ़ है, इसे कोई जीत नहीं सकता। चारों बातों पे कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब ये कहा था वो नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 31 तारीख से 5 तारीख के बीच में इतना माहौल पैदा कर दिया कि उनके समर्थकों को कहना पड़ा चुनाव जा रहा है, 6 तारीख को उनको आना पड़ा। करहल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कल बघेल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद रैली करने करहल पहुंचे। उत्तर प्रदेश में
बार किसानों की सरकार बनानी है। इसलिए बघेल जी आज यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और मैं भी आज इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये तो बात मेरे धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में हुई थी। मैंने कहा मैं करहल वालों को कह कर आऊं कि भाई कोई व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के भला करने के लिए आप पर विश्वास कर आया है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइएगा। यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे दौर में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आज इन सीटों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कल कानपुर देहात के सिकंदरा की सभा में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्मी निकालने वाली बात दोहराकर चुनाव को गरमा दिया। एसपी सिंह बघेल जीतेंगे। सपा अपनी हार की खिन आज किस रूप में उतार रही है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पे हमला करवा रही है, नारेबाजी कर रही है। चुनाव लड़ना, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। हमला कराने के मतलब क्या है? ये उनकी हार को, हताशा को प्रदर्शित करता है। तो इंतजार कीजिए 10 मार्च का, जब वोटों की गिनती के साथ यूपी का जनादेश सामने आएगा। मैनपुरी से अभिषेक मिश्रा और पुष्पेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या करहल में वाकई घिर गए हैं अखिलेश? और कल अपने पिता के साथ और साथ ही चाचा के साथ उन्होंने रोड शो किया। आज तक ने एक साथ तीनों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कोशिश यही थी कि सभी क्षेत्रीय दल और सब लोग एक साथ आए और आज हम देख सकते हैं कि नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है, तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं। आज शिवपाल जी, ऑन एयर ऑन इंडिया टुडे एंड आज तक, क्या आप अखिलेश को आज आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है, तो इसलिए हम लोग एक हो गए। अखिलेश, दिस एरिया वन ऑफ द वेयर समाजवादी पार्टीज डिड इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क, ऑल सीट्स वेंट टू द बीजेपी। व्हाट डू दिस क्राउड्स टेल यू नाउ? ये तमाम वो लोग हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो किसान हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, जो बीजेपी को इस बार हराएंगे भी और बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाएंगे भी, क्योंकि बहुत निराश किया है जनता को। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और खासकर इटावा का सब विकास रोक दिया। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एशियाटिक लाइन्स की सफारी थी, वो रोक दी। यहाँ स्टेडियम्स बने थे, वो रोक दिए। साई का स्पोर्ट्स का सेंटर था सैफई में, वो खत्म कर दिया। वाटर स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं, एक्वेटिक सेंटर था जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज थी, स्विमिंग की या ओलंपियंस जो काम करना चाहें, लेकिन सब विकास यहाँ का रोक दिया। किसान की आमदनी नहीं बढ़ाई, किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, खाद नहीं मिली, मेडिकल फैसिलिटीज वर्स्ट हो गई। इधर कोरोना की वजह से या तमाम सरकार की नाकामी की वजह से हमारा प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब और प्रश्न लगाने के लिए जनता निकली है। अखिलेश, वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चुनाव में ये है कि अखिलेश यादव का कैंपेन बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस में नहीं है, छोटे छोटे दल जोड़ करके। आपने शायद वो किया जो कि मुलायम सिंह यादव जी एक समय पे करते थे कि मल्लाह नेता को कानपुर देहात से वो मिर्जापुर ले जाते हैं। ये जो छोटे अलायंसेस हैं, ये आपको लग रहा है कि ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं आपके लिए? ये क्षेत्रीय दल की अपनी एक हैसियत होती है और क्षेत्रीय दल लगातार जनता के बीच में उनके दुख दर्द के करीब हैं। इसलिए मेरी कोशिश रही कि सभी जातियों के और तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका बहुत संगठन तो नहीं है लेकिन संगठन है कुछ पॉकेट्स में जहां सीधा सीधा पार्टी को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने हर वर्ग के, हर जाति के लोगों के लेकर के एक अच्छा गुलदस्ता बनाया जिसमें सबको स्थान मिले, सबको सम्मान मिले और सब साथ आए। वो एक हम लोगों ने तैयार किया प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगा और इस बार
एक बहुमत की सरकार और बहुमत से ज्यादा समर्थन इस बार मिलने जा रहा है। नेताजी भीड़ अच्छी है, नेताजी बाकी में, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि परिवार के एक आ जाने से एक जोर बढ़ता है? देखिए जैसे परिवार एक हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में लहर आ गई। और देखिए ये थर्ड फेज है, अब थर्ड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बात है पंजाब चुनाव की, क्योंकि पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास का एक वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इसकी जांच की मांग कर चुके हैं। मोदी से मामले की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया गया है। विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववाद समर्थक होने का आरोप लगाया था। कल अबोहर की जनसभा में इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा था। अब आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डॉक्टर कुमार विश्वास जी के वीडियो की निष्पक्ष जांच का अनुरोध करता हूं। पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से जंग की भारी कीमत चुकाई है। राजनीति एक तरफ, जरूरत इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री हर पंजाबी की चिंता दूर करें। स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। सब बकवास प्रोपेगेंडा है, मिलिशियस प्रोपेगेंडा है। एक ही इंटेंट है कि अरविंद केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। पंजाब चुनाव से ठीक 72 घंटे पहले आया यह सियासी भूचाल एक संयोग है या प्रयोग, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पुराने दोस्त कुमार विश्वास ने जिस तरह अलगाववाद का एंगल जोड़ा है, उसने पंजाब की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। आज पीएम मोदी ने भी कुमार विश्वास के लगाए आरोपों के जरिए अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया। उनके खासम खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे। मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी हैं, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने। हमारे नेता आतंकवादी के घर नहीं जा सकते, मगर आम आदमी पार्टी के नेता आतंकवादी के घर में सो सकते। कहते हैं पिछले चुनाव की बात है, मगर याद रखिए, ताकत अपना चेहरा नहीं दिखाती, ताकत छुपी रहती है। आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद कुमार विश्वास खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते आए, लेकिन इस बार जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर और इन आरोपों की टाइमिंग बहुत संगीन है। कुमार विश्वास की बयानबाजी पर आम आदमी पार्टी इसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश बता रही। 2016 या 17 में ऐसी बात की गई तो आप 16 में पार्टी में क्यों थे? आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2017 में पार्टी में क्यों थे? आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2018 में आप पार्टी में क्यों थे? आपको आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। 5 साल से अगर कोई किसी ने ऐसा बयान दिया तो 5 साल से ये लोग अपने घर में बैठे थे, चुनाव से 2 दिन पहले अपने अज्ञातवास से बाहर आ गए
और कहा मुझे एक वीडियो जारी करना है। ये सब बकवास प्रोपेगेंडा है, मिलिशियस प्रोपेगेंडा है। एक ही इंटेंट है कि अरविंद केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। पंजाब के लोग ये समझते हैं कौन सा आतंकवादी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है अपने सूबे के बच्चों को, कौन सा आतंकवादी वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा आतंकवादी शहीदों को, सैनिकों को शहादत पे उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की राशि देता है, कौन सा आतंकवादी करता है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, बताएं। ये सब बेईमान लोग हैं, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। ये डरते हैं, कांपते हैं अरविंद केजरीवाल के नाम से। आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास के आरोपों को एक सियासी साजिश करार दे रही है, लेकिन अब देखना यह है कि पंजाब चुनाव पर इस विवाद का कितना असर होता है। आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त पंजाब से जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से, वहीं आशीष श्रीवास्तव करहल से सीधे जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सत्येंद्र आपके ऊपर आते हुए, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त दरअसल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के दावे में भी दम है। उनका ये कहना है कि अगर ये वीडियो इतना ही पुराना है और इसमें सच्चाई है तो कुमार विश्वास ठीक चुनाव के एंड पहले से लेकर क्यों सामने आए? देखिए नेहा, पिछले कुछ दिनों तक पंजाब की राजनीतिक माहौल की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरा चुनाव दलित कार्ड के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद से वो जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं धार्मिक समीकरण में तब्दील हो गए हैं। अब पूरे चुनाव की चर्चा केजरीवाल और कुमार विश्वास के इस बयान के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पिछले चुनाव की भी बात करें तो पिछले चुनाव में जिस तरीके से केजरीवाल ने जो आतंकी थे उनके घर पर ठहरे थे, उसने उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब अगर गुणा गणित की बात करें तो ये वीडियो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि डिफेंस और अटैक दोनों ही हो रहे हैं। अगर विपक्ष ने अटैक किया है तो केजरीवाल ने भी इस पूरे डिफेंसिव तरीके से इस पूरे बयानबाजी को संभालने की कोशिश भी की है। लेकिन चूंकि अब महज कुछ घंटों बाद पंजाब में चुनाव होना है और चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद का दौर जारी है। अभी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो उससे पहले अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने सभी दलों से एक अपील भी की है कि एक सर्वदलीय डेलीगेशन लेकर क्यों ना चुनाव आयोग के पास जाया जाए और चुनाव आयोग से मांग की जाए कि अगर इस वीडियो में कोई किसी तरह की सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पंजाब में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और एक दल दूसरे दल पर जिस तरीके से आरोप लगा रहा है तो ठीक उसी तरह से उत्तर भी वहां पर मिल रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब की जनता को ये तय करना है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, और ये तय होगा 10 मार्च को, लेकिन मतदान होगा 20 तारीख को। आशीष हमारे साथ लगातार करहल से जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए बेहद हाई प्रोफाइल सीट है करहल और यहां से अखिलेश यादव का किला थोड़ा बहुत अगर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि योगी ने उन पर आरोप लगा दिए हैं कि बघेल पर जानबूझकर हमला किया गया क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा था। जी नेहा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। खास बात यह है कि जिस तरीके से अब 16 जिलों की 59 सीटों पे मतदान है और जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं वो इस समय अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मैनपुरी है, कासगंज है, वो सीटें हैं वो महत्वपूर्ण है। ऐसे में करहल सीट पे जिस तरीके से आरोप लगाया है, चाहे वो एसपी सिंह बघेल हो, वहां पर अखिलेश यादव हो, ये सभी वो महत्वपूर्ण इस समय दावेदारी में है जो कहीं ना कहीं दाव। अभी हमने देखा था जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने वहां पर प्रचार प्रसार किया और कहीं ना कहीं सारी करहल को जिताने की बात कही, उसके बाद ये भी बात कही लास्ट में नाम लेते हैं कि अखिलेश यादव को भी जिताना है। तो ऐसे में वो सीट जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मानी जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस बार जो अवध क्षेत्र की है, चाहे वो कानपुर, कन्नौज, इटावा की सीटें हो, वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि इटावा से जिस तरीके से, कन्नौज से और कानपुर से कहीं ना कहीं सतीश महाना और इटावा से शिवपाल सिंह यादव और इसके बाद कहीं ना कहीं कन्नौज से जिस तरीके से असीम अरुण जो अभी आईपीएस वीआरएस लेकर आए हैं,
तो ये वो सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जिसपे बहुत महत्वपूर्ण इस बार होना है। अगर हम पहले फेज की बात करें तो वो जाट वोट था, सेकंड फेज की बात करें तो मुस्लिम वोट, और थर्ड फेज ये यादव बेल्ट माना जाता है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए शुक्रिया आशीष और सत्येंद्र आप दोनों का, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदान के लिए बहुत नजरें इस वक्त इन हाई प्रोफाइल सीट्स पर टिकी हुई हैं। बात अब दिल्ली की करेंगे। क्या देश की राजधानी दिल्ली को फिर से लहूलुहान करने की साजिश रची जा रही है? सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक घर से कल आईईडी बरामद हुआ। इसके तार 14 जनवरी को गाजीपुर में बरामद आरडीएक्स से जोड़कर देखे जा रहे हैं। गुरुवार की शाम दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एकाएक हड़कंप मच गया। पुलिस की गाड़ियों का शोर और स्थानीय लोगों की हैरानी ने माहौल में अचानक बेचैनी सी पैदा कर दी। पुरानी सीमापुरी की सुनार वाली गली में मिला आईईडी। कहां से दिल्ली में आया आईईडी? क्या दिल्ली में पनप रहा है बारूदी नेटवर्क? क्या दिल्ली को दहलाने की थी साजिश? क्या देश के दिल को लहूलुहान करने का है नापाक प्लान? खबर बेहद परेशान करने वाली है, लेकिन सच है। राजधानी के पुरानी सीमापुरी इलाके की एक गली से जब ये खबर निकलकर मोहल्ले में फैली कि एक घर में बम है, तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। पहले स्पेशल सेल की टीम पहुंची, फिर एनएसजी का दस्ता हाजिर हुआ, बाद में बम निरोधक टीम भी पहुंची। दरअसल 14 जनवरी को दिल्ली के ही गाजीपुर में आरडीएक्स मिलने के मामले में स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुरानी सीमापुरी में छापेमारी के लिए पहुंची थी। स्पेशल सेल ने कई दर्जन संदिग्ध फोन कॉल इंटरसेप्ट किए थे, जिसके आधार पर सीमापुरी के घर का पता चला। पुलिस को जांच करते करते ये सिरा मिला था कि ये जो आरडीएक्स से जुड़ा हुआ केस है वो ओल्ड सीमापुरी से जुड़े हुए कुछ संदिग्ध हैं, जिन्होंने इस जो पूरी साजिश में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये घर खाली था और अब पुलिस की टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं कि ये कौन कौन लोग थे। पुरानी सीमापुरी के जिस घर पर स्पेशल सेल ने दबिश डाली, उसमें 3 से 4 किराएदार रहते थे। स्पेशल सेल ने इन संदिग्ध लड़कों की पहचान की थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो सभी फरार हो गए। तो हमें ये पता लगा कि वो किराएदार रहते हैं और यहाँ वो पहले से नहीं, अभी फिलहाल किराए पे आए हैं। वो उनसे आईडी भी मांगी थी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई एक आध दिन में हम आपको आईडी दे देंगे। बाकी हमारी यहाँ सीमापुरी में बड़ी शांति और प्रशासन का हमारा बड़ा अच्छा कॉपरेशन है। घर से बरामद संदिग्ध बैग से एक आईडी मिलने से ये तय हो गया कि फरार लड़कों की नीयत खतरनाक थी और मंसूबे आतंकी। आईडी मिलना ये भी बता रहा है कि इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि साजिश का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि आईडी को तैयार करना एक जटिल और गैर कानूनी काम है। 14 जनवरी को दिल्ली के गाजीपुर इलाके में आरडीएक्स के मिलने के बाद जांच टीम लगातार ये पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर दिल्ली में कौन, क्यों और कैसे जमा कर रहा है दहशत और बारूद का जखीरा। कि इससे एक बड़ी साजिश के तहत देखा जा सकता है, क्योंकि फूल मंडी गाजीपुर में जो आरडीएक्स और आईईडी मिला था वो 14 जनवरी को मिला था, 26 जनवरी से पहले। लिहाजा ये जो कड़ी है ये उससे जुड़ी हुई है और इसमें एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिसका स्पेशल सेल जल्द ही खुलासा करेगी। बाद में आईईडी को करीब 8 फुट गहरे गड्ढे में ब्लास्ट करके निष्क्रिय कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल के पास फरार लड़कों के बारे में पूरी जानकारी है। मुमकिन है कि ये लड़के स्लीपर सेल के हों या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। उम्मीद है कि जांच के बाद इसकी जानकारी भी सामने होगी। दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात रूस यूक्रेन विवाद की करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर हमला ना कर जंग की तमाम आशंकाओं को तो खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कल यूक्रेन में कई जगहों पर हुए हमलों में एक बार फिर से जंग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। रूस समर्थित बागी गुट और यूक्रेन की सेना ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक बागियों ने कुछ स्कूलों समेत कई ठिकानों पर
गोले बरसाए हैं। ये तस्वीर यूक्रेन के एक लुहांस्क क्षेत्र के एक स्कूल की है और इस घटना के बाद से ही अमेरिका ने फिर यह चेतावनी जारी की कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। तो यूक्रेन के लुहांस्क के स्कूल पर दागे गए गोले इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अभी युद्ध पर पूर्ण तरीके से विराम नहीं लगाया जा सकता है। युद्ध की आशंका अभी भी बनी हुई है और लगातार अमेरिका इस बात की चेतावनी दे रहा है। हालांकि यूक्रेन भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। नाटो देशों ने भी इस बात की आशंका जाहिर की है कि यूक्रेन में कभी भी युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि रूस इस बात का आश्वासन लगातार दे रहा है कि वो जंग नहीं करेगा, लेकिन स्कूल की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जंग की आहट वहां सुनी जा सकती है। पंजाब चुनाव में अगर कुमार विश्वास के वीडियो बयान पर विवाद खड़ा हुआ है तो एक बवाल आम आदमी पार्टी को लेकर भी तेज है। बीजेपी आपको कांग्रेस की फोटोकॉपी बता रही है तो कांग्रेस मोदी और केजरीवाल को बड़े मियां छोटे मियां बता रहा है। ये जेरोक्स कॉपी है कांग्रेस की। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां। आम आदमी पार्टी किसकी फोटोकॉपी है या किसकी बी टीम? पंजाब चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुद्दा बन गया है। कल पीएम मोदी ने आपको कांग्रेस की फोटोकॉपी बताया तो प्रियंका गांधी ने बड़े मियां छोटे मियां कहकर मोदी और केजरीवाल पर हमला बोल दिया। आप मुझे बताइए, दिल्ली में पहली बार आप पार्टी की जो सरकार बनी थी उसको पूर्ण बहुमत नहीं था, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। किस पार्टी ने उनको सरकार बनाने के समर्थन दिया था? किसके समर्थन से दिल्ली में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं कि नहीं है? ये जेरोक्स कॉपी है कांग्रेस की। आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां। फिर से बोलिए, छोटे मियां। बड़े मियां कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियां कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूँ कैसे। दोनों का जन्म कहां से हुआ? आरएसएस से। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। बड़े मियां छोटे मियां की एंट्री से पहले पंजाब की सियासत में भैया पर बवाल मच चुका है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भैया वाले बयान पर पीएम मोदी ने हमला बोला तो चन्नी की तरफ से सफाई देने प्रियंका गांधी सामने आ गयी। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है, पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और अब पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? क्या करते कि किसी भी चीज को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। मतदान में वक्त कम है, मुद्दा गंभीर है, कांग्रेस बैकफुट पर है। अब खुद चन्नी अपने बयान पर सफाई देते फिर रहे हैं। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता।
बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने में व्यस्त है, तो इधर आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब की चुनावी जंग जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गुरदासपुर और पठानकोट में केजरीवाल ने रोड शो किया और आम आदमी पार्टी की जीत का दम भरा। 20 तारीख को चुनाव है, सब लोगों को झाड़ू का बटन दबाना है। पंजाब को बचाने के लिए 70 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा है। इस बार हमको सबको मिलकर पंजाब को बचाना है। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में हर पार्टी आज अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार में उतरेगी। आज तक ब्यूरो।